गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंड्यूस्ड म्यूटेशंस के। म्यूटेशंस के पहले चैप्टर में जब हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की, तो हमने देखा था कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस क्या होते हैं। वो म्यूटेशंस जिनके म्यूटाजेंस यानी म्यूटेशन करवाने वाले केमिकल या पार्टिकल या फिजिकल कोई भी म्यूटाजन वो हमें पता नहीं होते हैं और मूल रूप से उनमें बहुत कम दर पर म्यूटेशन होता रहता है। उन सभी म्यूटेशंस को हम कलेक्टिवली स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस कहते हैं। उनके मॉलिक्यूलर बेसिस के बारे में हमने पता किया था, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन था कि वॉटसन एंड क्रिक ने हमें ये बताया कि टॉटोमेरिक शिफ्ट जो होता है वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस करवा सकता है। इसी तरीके से हमने ये भी नोटिस किया कि रेप्लिकेशन में एरर आ जाए या डीएनए रिपेयर मशीनरी में कोई एरर रह जाए या वो किसी वजह से काम नहीं कर पाए तो भी ऑटोमेटिकली यानी स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशंस होते रहते हैं। टॉटोमेरिज्म क्यों म्यूटेशंस करवाता है? क्योंकि टॉटोमेरिक शिफ्ट जब अगर नाइट्रोजनस बेसिस में होती है तो उनका बेस पेयरिंग जो पोटेंशियल है वो ऑल्टर हो जाता है, बदल जाता है। यानी जो पायरिमिडीन जिस प्यूरिन से नॉर्मली बाइंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था, अब वो उस प्यूरिन से ना बाउंड होके वो दूसरे प्यूरिन की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल थाइमीन अगर टॉटोमेरिक शिफ्ट शो करता है तो थाइमीन एडेनिन से पेयर ना करके ग्वेनिन से पेयरिंग करनी शुरू कर देता है। तो ये थी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस के बारे में जो लास्ट लेक्चर में हमने बातें करी। आज हम इंड्यूस्ड म्यूटेशंस के बारे में बात करेंगे और उनके जो भी फिजिकल म्यूटेशंस है, चाहे वो रेडिएशंस हो चाहे वो पार्टिकल्स हों, उन सभी के बारे में हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंड्यूस्ड म्यूटेशंस क्या होते हैं? ये वो म्यूटेशंस हैं जो किसी फिजिकल या केमिकल की वजह से, फिजिकल पार्टिकल हो गया या रेडिएशंस हो गया, कुछ भी हो सकता है, और कोई भी केमिकल हो सकता है जो कि डीएनए से इंटरेक्ट करे। चाहे तो जानबूझ के हम करवा रहे हैं, डेलिबरेटली करवा रहे हैं जैसा कि लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट करवाते हैं, चाहे तो एक्सीडेंटली हो जाए जैसा कि चेरनोबिल इवेंट, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, या हम यूं कह लें कि न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे जो हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा था उसके बाद उसकी वजह से जो तबाही मची थी, तो वो सब म्यूटेशंस क्रिएट करने वाले एजेंट्स थे। तो वो सभी फिजिको केमिकल एजेंट्स जो डीएनए से इंटरेक्ट करके म्यूटेशंस करवा सकते हैं उनको हम इंड्यूस्ड म्यूटाजन की कैटेगरी में रखते हैं और उनसे होने वाले म्यूटेशंस को हम इंड्यूस्ड म्यूटेशंस कहते हैं। जो मेजर डिफरेंस है स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड म्यूटेशन में वो ये है कि इंड्यूस्ड म्यूटेशंस यूजुअली स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में होते हैं और इसलिए इनका जो यूज है वो हम जेनेटिक स्टडीज में करते हैं। जेनेटिक स्टडीज में जैसे कि म्यूलर ने स्टार्ट किया था म्यूटेशंस को काम में लेना, ड्रोसोफिला पे वो काम करते थे। तो वो क्या करते थे कि एक एक जीन को नॉकआउट करवाते थे, मतलब उसको डिसफंक्शनल करवा देते थे, और उसके बाद में क्योंकि उनको तो पता नहीं होता था कौन सा जीन डिसफंक्शन हुआ है, तो फाइनली पहले वो फिनोटाइप में म्यूटेंट देखते थे और फिर म्यूटेंट को किसी जीन से वो कोरिलेट करते थे और वो ये बताते थे कि इस जीन का ये वाला फंक्शन है। अगर तो हम पूरे पाथवे यानी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में सुना है, टीसीए साइकिल के बारे में सुना है, ऐसी प्रोसेसेस जिनमें बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली अगर इतने एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं तो उनकी जीन्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो अगर हम एक एक करके जीन के फंक्शन को नॉकआउट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम म्यूटेशनल डिसेक्शन बोलते हैं, जो कि हमें सभी जीन के फंक्शंस को समझने में मदद करता है। फिजिकल म्यूटेशंस बेसिकली इंड्यूस्ड म्यूटेशंस की एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी केमिकल म्यूटेशन होगी जो हम अगले लेक्चर में कंसीडर करेंगे। फिजिकल म्यूटेशंस दो टाइप के हो सकते हैं, रेडिएशन फॉर्म में हो सकते हैं या पार्टिकल फॉर्म में हो सकते हैं। अगर हम पार्टिकल फॉर्म में बात करें तो वो भी जैसे रेडियो आइसोटॉप्स, तो वो भी अल्टीमेटली रेडिएशन ही, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को ही सिक्रीट करता है।
तो कुल मिला के हमें जो फोकस करना चाहिए वो रेडिएशंस पे फोकस करना चाहिए, जैसा कि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन भी है। अगर हम रेडिएशंस के बारे में बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर हम रेडिएशंस के देखें तो हमें पता चलता है कि विजिबल लाइट के एक तरफ जिधर रेड कलर होता है उधर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स होती हैं, और उनकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो एनर्जी कम होने की वजह से वो टिश्यूज को ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, इसलिए उनमें म्यूटाजेनिक पोटेंशियल ना के बराबर होता है, वो म्यूटेशंस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम विजिबल लाइट के ब्लू रीजन की तरफ वाले छोर को देखें तो हमें यह पता चलता है कि यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये वो रेज हैं जिन रेज का वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम है, इसलिए उनका एनर्जी लेवल ज्यादा है, और एनर्जी लेवल ज्यादा है तो वो बेसिकली टिश्यूज को पेनिट्रेट करने में कैपेबल होते हैं, और इस वजह से वो म्यूटाजेनिक हो जाते हैं। अगर इसको भी हम कंसीडर करें, इस पार्ट को भी अगर हम कंसीडर करें, कम वेवलेंथ की रेडिएशंस के पार्ट को, तो हम इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करवा सकते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस यानी जिनमें एनर्जी लेवल ज्यादा है, जिनमें कॉस्मिक, गामा रेज और एक्स रेज काम में आती हैं। और हमें अच्छे से पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा भी गया नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में, कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंड्यूस्ड म्यूटाजन कौन सा है, तो वो कौन सा है, गामा रेज। गामा रेज को एग्रीकल्चरल वैरायटीज बनाने में अक्सर काम में लिया गया था। खैर, ये कहानी थी आयनाइजिंग रेडिएशंस की। यूवी रेज की एनर्जी आयनाइजिंग रेडिएशन से क्योंकि कम होती है, इसलिए ये मल्टी सेल्यूलर्स के टिश्यूज को बहुत ज्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाते, वो स्किन पे पेनिट्रेट कर पाते हैं, और इसलिए वो स्किन में यूजुअली म्यूटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, या एपिथेलियल टिश्यूज में वो म्यूटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से वो यूनिसेल्युलर क्रिएचर, जिनमें काफी सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आते हैं, उनमें भी वो म्यूटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले म्यूलर ने हमें बताया था कि एक्स रे जो होता है वो म्यूटाजेनिक हो सकता है, जब वो ड्रोसोफिला पे काम कर रहे थे। ओके, अच्छा, इसके बाद में हम वन बाय वन इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सेगमेंट हम लेते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का, जिसमें हम कंसीडर करते हैं यूवी रेडिएशंस को। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यूवी रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो आयनाइजिंग रेडिएशन से कम होती है, इसलिए वो सरफेस लेयर की जो सेल्स होती है, चाहे वो प्लांट्स और एनिमल्स की हो, उनमें वो पेनिट्रेट कर पाती है, लेकिन वो आयनाइज नहीं कर पाती। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन? आयनाइजेशन का मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल के एटम को इतनी एनर्जी दे दी जाए कि उसके इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। लेकिन यूवी लाइट में इतनी एनर्जी नहीं होती, वो सिर्फ एटम्स को, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाते हैं, और एक्साइट करने की वजह से जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फितरत बदल जाती है, उनका जो बेस पेयरिंग पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। तो जैसा कि हम कंसिडर करें कि यूवी लाइट के रेंज में बेसिकली डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, खास तौर से 254 नैनोमीटर पे। तो जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो खास तौर से पायरिमिडीन उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और एक ही स्ट्रैंड के दो पायरिमिडीन आपस में एक अनयूजुअल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक बॉन्ड शेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स को हम पायरिमिडीन डाइमर्स कहा करते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमनली स्टडीड जो है वो थाइमीन डाइमर्स है। अब ये थाइमीन डाइमर या जो पायरिमिडीन डाइमर जब बन जाते हैं तो डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है उसका कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको जो पहचानने वाले एंजाइम्स है, जो डीएनए पे काम करने वाले एंजाइम्स है, वो उतने उम्दा तरीके से काम नहीं कर सकते, रेप्लिकेशन प्रॉपर नहीं कर सकते, तो उनको रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ती है। और अगर रिपेयर प्रॉपर हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिपेयर प्रॉपर नहीं हो पाया, इन दैट सिचुएशन रेप्लिकेशन फर्दर कंटिन्यू कर नहीं सकता और वो एक म्यूटेशन के फॉर्म में मेंटेन रह जाएगा।
तो ये बेसिकली आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि जो थाइमीन है वो कैसे थाइमीन डाइमर बना रहे हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि ये दोनों थाइमीडीन जो हैं वो एक ही स्ट्रैंड के हैं। सो ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन और उनके इम्पैक्ट की बात थी। अब हम आयनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में बात कर लेते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस क्योंकि वो डीप टिश्यू को पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स जो भी रास्ते में आएंगे यानी जिनसे भी वो कोलाइड करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स के एटम्स के इलेक्ट्रॉन को इतना एक्साइट कर देते हैं कि वो उस एटम को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आयन बन जाते हैं। और ये जो आयन हैं वो कई सारे कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आयन अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन सीकिंग नेचर होगी, तो वो किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। और सोचिए तो अगर इस टाइप का कोवलेंट बॉन्ड अगर हम डीएनए में कंसिडर करें तो शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन होती है पूरे डीएनए की, वो कोवलेंट बॉन्ड से ही होती है, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को अगर तोड़ दिया जाए तो कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, जैसे कि डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है। इन सभी को हम कौन सी कैटेगरी में कंसिडर करते हैं? क्रोमोसोमल एब्रेशंस। और सोचिए अगर क्रोमोसोम के लेवल पे यानी बड़े लेवल पे इतने बदलाव अगर आ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कई सारी डिजीज हो सकती हैं, कैंसर भी हो सकता है। और देखा भी गया है कि हाई डोजेस अगर आयनाइजिंग रेडिएशंस की अगर हम देते हैं तो कई बार तो सेल मारी जाती है और इसको एज ए कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आयनाइजिंग रेडिएशंस की डोज कितनी है इस बात से तय होता है, और कौन से टिश्यू पर है इस बात से तय होता है कि वो कैंसर करवा भी सकती है या कैंसर को ट्रीट करने में भी काम में ली जा सकती है। अगर तो उनकी लो लेवल पर हम उनका डोज देते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस का, तो वो हल्के फुल्के म्यूटेशंस करवाते हैं, यानी लोकलाइज्ड म्यूटेशंस करवाते हैं, जिनको हम पॉइंट म्यूटेशंस कहते हैं। और साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उन्होंने ये भी पता लगाया कि जैसे जैसे पॉइंट म्यूटेशंस का लेवल आप जैसे जैसे आयनाइजिंग रेडिएशंस की डोज आप बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही पॉइंट म्यूटेशंस भी ज्यादा होते चले जाएंगे। दैट मीन्स देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन एंड द रेडिएशन डोजेस। सो फ्रेंड्स, ये हमने पूरी इंड्यूस्ड म्यूटेशंस के बारे में, स्पेशली उनके फिजिकल म्यूटेशंस के बारे में बात करी थी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल म्यूटेशंस के बारे में। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।